Good morning, dear student. Today we will discuss about the mitochondria at BSc level. इंटरमीडिएट के लोग भी इसे देख सकते हैं, थोड़ा डिटेल में है। तो इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब कोशिका का विद्युत गृह कहते हैं। और विद्युत से हमें क्या मिलती है बेटा? ऊर्जा मिलती है। तो ठीक शरीर में भी जो ऊर्जा रेस्पिरेशन के बाद जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, वहां पर जो ऊर्जा क्रिएट होती है वो किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में। और जो क्रेब्स साइकिल होती है, क्रेब्स साइकिल वो एक्चुअल में यहीं पर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो डिटेल में अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पाई कहाँ जाती है, इसका शेप क्या होता है? ये पाई जाती है हमारे सभी सेल में पाई जाती है। और इसका शेप जो है ये फिलामेंटस भी होता है और स्फेरिकल भी होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर फिलामेंटस है, कहीं कहीं स्फेरिकल है। इसकी जो डिस्कवरी फर्स्ट टाइम में किया था वो किया था कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। कब किया था? 1857 में। और अल्टमान ने जब इसका स्टडी किया तो उसने इसका नाम दिया बायोप्लास्ट। कब नाम दिया था? 1886 में। और बेंदा नामक वैज्ञानिक ने इसने रियल में जो नाम दिया था, गिवन टर्म माइटोकॉन्ड्रिया बाय द बेंदा। ठीक है, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है। तो चलिए पहला स्टेप हम लोग यहां शुरू करते हैं। आपके सामने मैंने ये फिगर बना रखा है जिसमें एक ब्लैक कलर की लाइनिंग है, दूसरी लाइनिंग क्या है? रेड कलर की है। तो इससे स्पष्ट है कि ये जो ऑर्गेनेल्स है सेल में वो मेम्ब्रेन बाउंड है। कितनी मेम्ब्रेन है उसमें? डबल मेम्ब्रेन है। अच्छा, एक चीज और जानिए कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती है, बल्कि कहां पाई जाती है? यूकैरियोटिक सेल में, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। ठीक है, तो हमने कहा इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विच में बी फिलामेंटस और स्फेरिकल। तो जो आउटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन होती है बेटा, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो 60 एंगस्ट्रॉन उसकी थिकनेस होती है। और इनर मेम्ब्रेन की भी जो थिकनेस होती है वो 60 एंगस्ट्रॉन की ही होती है। एक्चुअल में ये दोनों मेम्ब्रेन जो हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो रियल में बनी किससे होती हैं? लिपिड और प्रोटीन की। आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा होगा जिसे सिंगर और निकोलसन ने मॉडल पेश किया था, जिसमें ये बताया था कि ये लिपिड बाइलेयर की बनी होती है और उसमें प्रोटीन जगह जगह क्या होती है? एम्बेडेड होती है। कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर इस मेम्ब्रेन का भी, ये दोनों मेम्ब्रेन जो आउटर है चाहे वो इनर है, सबकी मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन क्या है? ये लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। और उसमें प्रोटीन के रूप में वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कई। उसकी चर्चा भी हम करेंगे जब क्रिस्टी की स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये लिपिड बाइलेयर की ये दोनों मेम्ब्रेन बनी हुई है। ठीक है, तो अब हम आते हैं
होता क्या है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो तो बिल्कुल स्मूथ होती है, कोई दिक्कत नहीं, जो कि लिपिड बाइलेयर की बनी, जैसा कि अभी मैंने बता दिया। लेकिन ये जो इनर मेम्ब्रेन है बेटा, ये इनर मेम्ब्रेन पूरे मैट्रिक्स में जो दोनों मेम्ब्रेन से घिरी हुई जो अंदर की संरचना होती है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, एंड दैट इज जेली लाइक सब्सटेंसेस। उसमें ये क्या करता है कि इन्वेजिनेशन ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ये क्या है, मेम्ब्रेन जैसे ये जा रही है इस तरह से, अब ये इनर मेम्ब्रेन मान लीजिए है, तो इनर मेम्ब्रेन ऐसे इन्वेजिनेट हो जाती है, मतलब ये इस तरह से इन्वेजिनेट होगी तो इस तरह से क्या बनेगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, यहां हमने मेंशन कर दिया कि इन्वेजिनेशन ऑफ इनर मेम्ब्रेन फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे हम कहते हैं क्या, क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, क्रिस्टी बोलेंगे। अब थोड़ा सा एक चीज और जान लें कि इसका डायामीटर जो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है नियर अबाउट 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, और लेंथ जो होती है 1 से 2 माइक्रोमीटर की होती है। किसकी, ये पूरा इसका जो मेजरमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसका डायमीटर 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, और जो लेंथ होती है वो होती है 1 to 2 माइक्रोमीटर। तो अभी हमने बताया कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, अंदर की तरफ जो फोल्ड हो जाती है तो क्या बनाती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रिस्टी। ये ऐसा क्यों करती है, केवल एरिया बढ़ाने के लिए। ठीक है, कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा ये मेम्ब्रेन एडजस्ट हो सके, इसके लिए क्या करती है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में प्रोजेक्ट हो जाती है या इन्वेजिनेट हो जाती है। तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रिस्टी। अब आइए देखते हैं एक क्रिस्टी का स्ट्रक्चर हम यहां दिखाए हुए हैं। जैसा कि हमने दिखाया है आपको, देखिए ये लिपिड बाइलेयर की आउटर मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर की इनर मेम्ब्रेन भी है जो कि इन्वेजिनेट हो गई और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। उस क्रिस्टी पर ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो कवर्ड होती है, एक बैडमिंटन के टाइप की संरचना होती है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीसोम या एटीपी सिंथेस पार्टिकल या फिर F1 पार्टिकल कहते हैं। यहां देखिए इसमें जो ऑक्सीसोम है उसमें हेड होता है, स्टॉक होता है और बेस होता है। ठीक है, अब ये एक्चुअल में इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन इट इज रिलेटेड टू दी ऑक्सीडेशन एंड फास्फोरिलेशन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। किससे रिलेटेड है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल इज एसोसिएटेड या रिलेटेड विथ ऑक्सीडेशन एंड, यहां नोट कर दिया हमने, ऑक्सीडेशन एंड फास्फोरिलेशन ड्यूरिंग व्हाट, रेस्पिरेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आ जाइए हम ये देखते हैं क्रिस्टी में, इधर देखिए जरा से, तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन और क्रिस्टी के बीच का जो स्पेस है उसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन चेंबर बोलते हैं। इंटर मेम्ब्रेन चेंबर, जिसकी जो वाइडनेस होती है, जो चौड़ाई होती है वो लगभग होती है 60 से 80 एंगस्ट्रॉन की, और ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, यहां हमने नोट कर दिया है। जैसा कि हमने बताया था अभी कि क्या होती है ये लिपिड बाइलेयर की इस तरह से पूरी संरचना ये बनी होगी। ठीक है, पूरी संरचना इसी तरह से ये बनी होती है, क्योंकि हमने अभी आपको जिक्र किया
कि मेम्ब्रेन आउटर हो चाहे इनर हो, वो क्या है, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। ठीक इसी तरह से ये भी होती है, इसकी भी स्थिति यही होती है। इस तरह से ये भी पूरी संरचना बनी होती है। अब आपको मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि इसी क्रिस्टी पर जो ईटीएस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब कि उसमें जब क्रेब साइकिल चलेगी तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन इन्हीं कॉम्प्लेक्स से, देखिए सीपी है कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कोएंजाइम क्यू, कॉम्प्लेक्स 3, साइटोक्रोम सी और कॉम्प्लेक्स 4। ये 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं और उस समय हाइड्रोजन आयन भी निकलता है। तो उसकी जो प्रोसेसिंग, ये इसका जो फंक्शन है वो हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के केस में। जब हम रेस्पिरेशन को डील करेंगे तो वहां हम ये दिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे आगे बढ़ता जाता है, हाइड्रोजन आयन कैसे रिलीज हो रहे हैं और लास्ट में जाकर के वहां वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और जो एनर्जी रिलीज होती है वह एनर्जी लास्ट में जाकर के एटीपी सिंथेज पर किसमें बदल जाती है, वो एनर्जी एटीपी के रूप में स्टोर हो जाती है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ATP synthase is act as a coupling of oxidation and phosphorylation। ऑक्सीडेशन और फास्फोरिलेशन की कपलिंग यहां होती है, कहां पर, एटीपी सिंथेज पर। ये करता क्या है, कैटलाइजिंग द टर्मिनल स्टेज ऑफ एटीपी सिंथेसिस। जो एटीपी सिंथेसिस की अंतिम जो स्टेप होता है उसको क्या करता है, उत्प्रेरित करता है, कैटलाइज करता है। कौन, एटीपी सिंथेज, जो कहां होता है उपस्थित, ऑक्सीसोम पर। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल हो गया इसका स्ट्रक्चर के विषय में। अब इसके फंक्शन की बात आते हैं। तो फंक्शन में देखिए मूल काम इसका क्या है, एटीपी की सिंथेसिस करना। कब, ड्यूरिंग दी सेलुलर रेस्पिरेशन। का मूल फंक्शन क्या है, एटीपी की सिंथेसिस करना, जो कि जिसके कारण इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं।